शांति करो, शांति। पूरे भी डॉक्टर कह रहे चेक कर ली बिन आकर लेकर वैसे होता तो बस नो को भैंकी भैंक कर रहे चेक कर रहे सका दे के रहे तो लो भैंक खत्म है दो ही होते दोनों खत्म है गए भैंक भाई तेने दोनों खत्म है गए कमल एक ऊपर एगो खत्म जी दिन ने जी दिन ने पे जी देवता ने पे और एक हुआ बजे सो मन को देवता देवाई मने ना ने दादा 2 साल छाती वैसे ही रही 2 साल मैंने मना नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत कार्यक्रम को लेकर आजकल हम मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में हैं और आज हम पहुंचे हैं विजयपुर ब्लॉक के शिवलालपुर गांव के सहराना में। सहराना यानी के सहरिया आदिवासियों की बस्ती में। सहरिया आदिवासियों को सरकार ने पीवीटीजी यानी के आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा है। पीवीटीजी का मतलब हुआ कि सरकार इन आदिवासियों के लिए अलग से योजना बनाती है, अलग से पैसा खर्च करती है और ये उम्मीद करती है कि सरकार और समाज इनके प्रति अति संवेदनशील हो, ज़्यादा इनका ख्याल रखे। लेकिन सहराना में भूख एक बड़ा मसला रहा है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में हस्तक्षेप भी किया था, लेकिन क्या 2006 से लेकर 2016 के बीच के 10 सालों में सहराना में हालात बदले हैं? क्या सहरिया आदिवासियों में भूख से हो रही मौत ख़त्म हुई है? क्या ये लोग भूख को जीत पाए हैं, भूख को हरा पाए हैं? आज के एपिसोड में इसी मसले पर चर्चा करेंगे। शिवलालपुरा में सहरिया आदिवासियों की आबादी करीब 550 है। गांव के कच्चे घरों की दीवारों पर रंग और चित्रकारी ताजा है। दरअसल हम दिवाली के कुछ दिन बाद ही इस गांव में पहुंचे थे। भीषण गरीबी के बावजूद सहरिया आदिवासी त्योहार बड़े चाव से मनाते हैं, लेकिन इस बार दिवाली भी फीकी ही रही। पिछले 3 महीने में इस गांव में कम से कम 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन मौतों का कारण रहा कुपोषण। प्रेमा के बच्चे दीपू की मौत हमारे इस गांव से पहुंचने से 1 दिन पहले ही हुई थी। ऐसा नहीं था कि प्रशासन को प्रेमा के बच्चे के गंभीर रूप से कुपोषित होने की खबर नहीं थी। उसका बच्चा 2 बार ब्लॉक के एनआरसी यानी के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हुआ था, लेकिन अफसोस कि पूरी व्यवस्था उसके बच्चे को नहीं बचा पाई। पहला भाई भर्ती तई तो मैं बजे आई 2 बार तो हो गई 15 दिन आ रहे आई फिर उन तीसरे आवा गए वहाँ में। पहले कितने दिन रह के आई वहाँ? वही 15 दिन महीना भर। इसी गांव की अंजलि की भी मौत कुपोषण से हो गई। अंजलि को 13 अक्टूबर को एनआरसी से छुट्टी दी गई। 28 अक्टूबर को उसकी स्थिति का पहला फॉलोअप होना था, लेकिन उससे पहले ही उस बच्ची की भी मौत हो गई। शिवलालपुरा सहराना से जब मौत की खबरें बढ़ने लगीं तो प्रशासन हरकत में आया। गांव में आनन फानन में डे केयर सेंटर खोल दिया गया। गांव के सामुदायिक भवन पर सफेदी पोतकर उसे डे केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस व्यवस्था को प्रशासन 2 महीने से ज्यादा कायम नहीं रख पाया। बच्चे कुछ लोग खत्म हो गए ना, तो उसकी वजह से ये क्या है कि यहाँ पे ये
सामुदायिक भवन है ये, तो उसमें उन्होंने डे केयर सेंटर बनाया। कब बनाया ये डे केयर सेंटर? 9 महीने में बनाया था, जैसे 2 महीने हो गए हैं अभी। 2 महीने हुए हैं अभी? बस 2 महीने हुए बने हुए? हाँ, और बंद भी हो गया ये? और बंद भी हो गया सब। डे केयर सेंटर में बच्चों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। पहली श्रेणी में सामान्य बच्चे जो अपने घर से डे केयर सेंटर आते हैं और खाना खाकर या फिर लेकर अपने घर लौट जाते हैं। और दूसरी श्रेणी अति कुपोषित बच्चों की होती है। इन बच्चों को पूरा दिन डे केयर सेंटर में रखा जाता है। उनके नाश्ते से लेकर शाम को दूध पिलाने तक का इंतजाम इन डे केयर सेंटर में होना चाहिए। यहाँ गांव में आंगनबाड़ी है आपके? हाँ। तो वहाँ मिलता था खाना? रोज भेजते? नहीं मिलता, कचू नहीं मिलता। मैं तो डई रही थी कटिया में, वैसे आई तैसी डई रही थी, वो ना कचू ना मिला। अब तुम्हारे बच्चे को? कचू नहीं, कोई को नहीं मिलता, कचू ना मिला। शिवलालपुरा से निकलकर हम विजयपुर ब्लॉक के एक और गांव बीरमपुर पहुंचे। बीरमपुर सहरिया आदिवासियों का एक बड़ा गांव है। गांव के घर कच्चे हैं। ज्यादातर घरों की छत पत्तों से बनी है। घरों के आंगन साफ सुथरे और दीवारों पर खूबसूरत रंग हैं। गांव के बाहर ही सामुदायिक भवन है जिसमें 2 कमरे हैं। इन 2 कमरों में गांव की आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों चलते हैं। आंगनबाड़ी में सामान्य और अति कुपोषित दोनों तरह के बच्चों के नाम दर्ज हैं। लेकिन जितनी संख्या में यहाँ नाम दर्ज है, बच्चों की उपस्थिति उससे बहुत कम है। बहरहाल अति कुपोषित बच्चों की संख्या यहाँ पर 12 बताई गई। नाश्ते की स्ट्रेंथ इतनी है, 32 बच्चे और नाश्ता कम आता है। तो उसमें आपका नहीं कोई लेना नहीं देना? सर, वो समूह वालों की व्यवस्था रहती है। वो जो देंगे वही बांटेंगे सर, समूह वाला जो देगा। लेकिन इस बर्तन में 65 बच्चों का खाना कैसे आ सकता है? सर वही तो समस्या है खाने की। ये इतना था सर, ये लग रहा है, ये बस इतना ही था इसमें। अच्छा। सर ये तो सर रोज का ही काम है। 65 बच्चों के लिए ये खाना है? सर अपने 3 से 6 साल तक के बच्चे 32 बच्चे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए 32 बच्चे। ये नाश्ता है। 12 अति कुपोषित बच्चे हैं ना, हाँ। उनको भी इसमें से देना है। हाँ। और सर जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, हाँ। उनको भी सर इसमें से देना है, जो अपने 32 बच्चे हैं। जो 32 बच्चे हैं। आंगनबाड़ी या डे केयर सेंटर में बच्चों का खाना गांव की एक महिला ही बनाती है। उसको इसके लिए 1500 रुपए महीना मिलता है। आंगनबाड़ी के पीछे ही उसका घर है। 65-70 बच्चों का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। खाना बनाने में इस महिला का परिवार भी मदद करता है। आपको कितना पैसा मिलता है ये काम करने का? 1500 महीने का? अपनी लकड़ी जला रहे हैं। उसमें लकड़ी भी तुम्हारी? और कितने लोग काम करते हो तुम? 3? मैंने काटते हैं 2? वो तो मैं बैठा थी मोड़ी बैठा रही। अच्छा, तुम और ये मिलके करते हो। बीरमपुर के बाद हम चल पड़े विजयपुर ब्लॉक के एक और सहरिया आदिवासियों के गांव गोलीपुरा में। इस गांव पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी।
गोलीपुरा के सहराना में घर बाकी 2 गांवों की तुलना में छोटे हैं। कुछ घरों में खाना बन रहा था। बच्चों की वही तस्वीर, सूखे हाथ पैर और फूले हुए पेट। इन्हीं दृश्यों के बीच एक बच्चे को हथेली से मलकर बासी रोटी खिलाती इस मां पर नजर बहुत देर तक टिकी रही और एक बेबसी का एहसास बहुत गहरे तक उतरता सा महसूस हुआ। गोलीपुरा में भी बाकायदा डे केयर सेंटर है। अफसोस कि ये सेंटर भी कुपोषण की रोकथाम के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इस बस्ती में कई बच्चों की मौत के बाद उठाया गया एक फौरी कदम था। यहाँ के बस्ती के लोग बताते हैं कि कम से कम 20 बच्चों की मौत कुपोषण से पिछले 6 महीने में हो चुकी है। नाश्ता भी आता है सर, रोटी सब्जी भी आती है सर, दूध भी आता है सर। हाँ, लेकिन आज तो ये बच्चा कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ। नाश्ता आएगा, उसके बाद सर 5 बजे तक जाएंगे, यहीं रहेंगे सर। 5 बजे उसका दूध देंगे, दूध पी के चले जाएंगे। लेकिन अभी तो 9:45 हो रहे हैं, अभी तो नाश्ता आया नहीं। सर आज आया नहीं है सर नाश्ता। विजयपुर ब्लॉक के ये 3 गांव घूमने के बाद हम ब्लॉक अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र या एनआरसी में कुल 20 बिस्तर हैं। पलंग एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं। यहाँ तैनात इंचार्ज ने शिवलालपुरा के बच्चे की कुपोषण से हुई मौत की पुष्टि की। इंचार्ज कहती हैं कि कई बार कुपोषित बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो 20 बेड हैं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा बच्चे भी आ जाते हैं। तो क्या वैसी स्थिति होती है? सर होती है। अभी लास्ट मंथ कितने 149 चिल्ड्रन एडमिट थे। तो 20 बेड पे 149 चिल्ड्रन? यहाँ पे नहीं होता सर, फिर बाहर मैनेज करते हैं, बाहर बेड लगवाते हैं या फिर गद्दे यहाँ से वहाँ से पूरे वहाँ पे। दूसरा वार्ड भी है पीछे। उसी हिसाब से खाने का, उसी हिसाब से स्टाफ का इंतजाम होता होगा ना? सर स्टाफ तो उतना ही रहता है, पर जैसे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर मैनेज हो जाता है। डाइट फिर यही लोग करते हैं। यहाँ पे क्या ये नियम है कि 14 दिन के बाद इनको वापस जाना ही पड़ता है? कई बार हमने नहीं सर, जो बच्चे ज़्यादा सैम होते हैं उनको हम 21 डेज तक भी रखते हैं। श्योपुर जिला अस्पताल में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन पोषण आहार केंद्र की क्षमता यहां भी सीमित है। आपातकाल में अस्पताल प्रशासन कुछ फौरी उपाय करता है। इवन इन ट्राइबल में मेरा 6 महीने तक एक्सपीरियंस है कि 6 महीने तक बहुत कम मिलता है, लेकिन 6 महीने के बाद उनका कुपोषण बढ़ता जाता है। क्योंकि जब बाहरी जब तक तो मदर फीड पे है तो मदर काम करती तो अच्छे रहते हैं, लगाती भी रहती है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। 6 महीने तक बच्चा बिल्कुल, बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो नहीं हो पाते। बाकी अदरवाइज 6 महीने तक जब उसको खाना खिलाने की जरूरत है उस वक्त से फिर उसके बाद से वो कुपोषण में चला जाता है, तब वो कुपोषण के उसमें आ जाता है। सरकार के अलग अलग विभागों की कोशिश से शहरी आदिवासियों के बच्चों में टीकाकरण काफ़ी हद तक
कामयाब रहा है, जिससे उन्हें अलग अलग बीमारियों से बचने और लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन जहाँ तक सवाल कुपोषण का है, कुपोषण से मौतें आज भी हो रही हैं, क्योंकि कुपोषण का सीधा संबंध भूख से है और भूख खाने से मिटती है। अभी तक कोई ऐसा टीका नहीं बना है जो भूख को सदा सदा के लिए मिटा दे। 2001 से 2006 के बीच कुपोषण से हुई मौतों की खबरों के बाद सरकारी अमले में कुछ हरकत नहीं हुई, ऐसा नहीं था। लेकिन जो गांव खबरों में जगह बना पाए, उनमें हालात कुछ सुधरे। मसलन करहाल ब्लॉक के कुछ गांवों में स्थिति में कुछ बदलाव आया। लेकिन अफसोस की बात है कि इन 10 सालों में दूसरे ब्लॉकों में हालात बद से बदतर होते चले गए। तमाम योजनाओं और कानूनों के बावजूद शहरिया आदिवासियों के बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ जिम्मेदार लोगों और आम शहरिया आदिवासियों के बीच में चलेंगे एक चर्चा के लिए और कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब तलाशने की जो हमारे इस रिपोर्ट में हमारे सामने आए हैं। कुपोषण वास्तव में बीमारी नहीं है, कुपोषण एक भूख है, कुपोषण आर्थिक तंगी है। पिछले वर्ष मैं समझता हूँ कि पिछले 70-80 वर्षों में इतना भयावह सूखा नहीं पड़ा जितना भयावह सूखा पिछले वर्ष पड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शहरिया आदिवासियों की। और हमने अपनी रिपोर्ट में पाया कि शहरिया आदिवासियों के इलाके में भीषण कुपोषण है, भूख से यहाँ पर लगातार बच्चों की मौत हो रही है। हमारी रिपोर्ट में जो सवाल उभरे उनके जवाब तलाशने के लिए हमने कई जिम्मेदार लोगों को आज चर्चा के लिए अपने पैनल डिस्कशन में बुलाया है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे बाईं तरफ से रामनिवास रावत हैं जो यहाँ से विधायक हैं और ये एक वक्त में यहाँ पर आदिवासी मामलों के मंत्री भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामनिवास जी। राकेश दीक्षित बैठे हुए हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के निवासी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राकेश दीक्षित जी। परीक्षित धाकड़ उनके साथ बैठे हुए हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षित धाकड़ जी। रुपेंद्र सिंह जादौन उनके साथ ही बैठे हुए हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रुपेंद्र जी। और उनके साथ ही बैठे हैं जगदीश प्रसाद दीक्षित जी जो एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं और यहीं इसी इलाके में रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं सामाजिक मुद्दों पर। और मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर गोलीपुर सहराना के शहरिया आदिवासी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपके साथ रामनिवास जी शुरू करना चाहूँगा। आप यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। आपके इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें, बड़ी तादाद में शहरिया आदिवासी हैं। यहाँ पर भीषण भूख है, कुपोषण है और भूख से मौत हो रही है। 2016 में हम ये बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, यहाँ पर ज़बरदस्त कुपोषण है और इस वर्ष कुपोषण बढ़ने का मुख्य कारण जो रहा, काम का अभाव, मजदूरी का अभाव। कुपोषण वास्तव में बीमारी नहीं है, कुपोषण एक भूख है, कुपोषण आर्थिक तंगी है। इस वर्ष, पिछले वर्ष मैं समझता हूँ कि पिछले 70-80 वर्षों में इतना भयावह सूखा नहीं पड़ा जितना भयावह सूखा पिछले वर्ष पड़ा। जब जब सूखा पड़ा है, जब जब खेती नहीं हुई है, अन्न का उत्पादन नहीं हुआ है, तब तब उन समयों में सरकार हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। लेकिन पिछले वर्ष पहली बार देखने को मिला कि पिछले वर्ष ज़बरदस्त सूखे की स्थिति में भी यहाँ रोजगार के कोई काम नहीं चलाए गए, कोई काम प्रारंभ नहीं किए गए। राकेश दीक्षित जी, यहाँ इस गांव में हमें पता चला कि करीब 18 से 20 बच्चों की मौत हुई कुपोषण के कारण और 2 महीने पहले यहाँ पर डे केयर सेंटर खोला गया। क्या उसके बाद स्थिति बदल रही है? क्या ज़मीन पर जो कोशिशें हो रही हैं उससे कुछ बदलाव आ रहा है शहरी आदिवासियों में? यहाँ वास्तविकता को अगर अपन देखते हैं तो डे केयर सेंटर जो यहाँ खोला गया है उसकी स्थिति ये है कि मात्र कुछ दिन तो ये जो कुपोषित बच्चे थे उनके लिए पोषक आहार दिया गया।
इसके बाद पोषक आहार की समस्त सामग्री लोग देना बंद कर दिया। वो एज इट पोजीशन आज भी बनी हुई है। आज जो कुपोषित बच्चे हैं वो मध्याह्न भोजन जो बनता है, जो समूह द्वारा दिया जा रहा है, केवल वो ही उनको खाने मिल रहा है। उनके लिए कोई भी अतिरिक्त पोषक आहार नहीं दिया जा रहा है। पोषक आहार नहीं मिल रहा है। मैं आपके पास आऊँगा परीक्षित जी, क्या वजह है कि मनरेगा जो एक ऐसी योजना बताई गई थी, ऐसा कानून बताया गया था कि जिससे 100 दिन का रोजगार कम से कम मिलेगा और गरीब इलाकों में वो एक बहुत क्रांतिकारी कानून माना गया था और उसके फायदे भी दर्ज हुए हैं बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे इलाकों में। यहाँ क्यों 5 साल से काम नहीं हो रहा है मनरेगा में? निश्चित रूप से जो आपका देखने में आया है, आपने भी चल के देखा है, ये सारे के सारे रोजगार गारंटी के जो काम हैं वो मजदूरों से न कराते हुए मशीनों से कराए जाते हैं, ठेकेदारी की प्रथा के आधार पर कराए जाते हैं। उसमें जो ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे जो उनके साथ मिलजुल करके रहने वाले हैं, वो लोग उस रोजगार गारंटी के काम को, उस राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का जो आदिवासी शहरियों गरीबों का जो हक है, मजदूरों का जो हक है, वो मशीनों के द्वारा कराया जा रहा है। जी, रुपेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा कि राइट टू फूड, भोजन का अधिकार कानून संसद पास कर चुकी है और उसके तहत एक निश्चित मात्रा गरीबों को या उन लोगों को जिनको ज़रूरत है राशन की, उनको मिलना है। लेकिन हम इस इलाके में कई गांवों में जब हम घूमें तो ऐसा भी सुना कि 1 महीने राशन मिलता है, 1 महीने राशन नहीं मिलता है। जो राशन मिलता है उसमें से प्रशासनिक स्तर पर ब्लैक कर दिया जाता है और यहाँ 1 महीने में 30 दिन मिलना चाहिए, 15 दिन ही देते हैं, 15 दिन का ये लोग ब्लैक कर देते हैं। इनको अगर समुचित रूप से जितना आहार गवर्नमेंट से आ रहा है वो अगर मिल जाए तो ये कुपोषण क्यों फैले। जगदीश प्रसाद जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि कुपोषण से, अगर आपके इस गांव में जो सहराना बस्ती है, अगर यहाँ पे कुपोषण से लड़ना है तो क्या किया जाना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ इनके लिए उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, जो कि मिल नहीं रही है किसी भी मर्द से, चाहे मनरेगा हो या कोई भी रोजगार गारंटी हो, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। और जो यहाँ केयर सेंटर हो जो खोले गए हैं, इनमें भी भोजन वही मिल रहा है जो पहले आंगनबाड़ियों में मिलता था, वो भी पूरा नहीं मिल रहा है, घटिया किस्म का आ रहा है। हाँ, तो रामनिवास जी, जो जगदीश प्रसाद जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो बेसिक बात हैं, निगरानी की कमी क्यों है और मनरेगा में क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है? जो पोषण आहार वितरण का कार्यक्रम था, इस पर हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि ये स्व सहायता समूह बने हुए हैं, उनके माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने प्रदेश की 3 बड़ी कंपनियों को पोषण आहार वितरण का कार्यक्रम दे दिया। उस पर इनकम टैक्स की रेड हुई और मैं समझता हूं कि 18 करोड़ रुपए लगभग इनकम टैक्स उन्होंने देना स्वीकार किया। उसके बावजूद कितना उसमें भ्रष्टाचार हुआ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। मनरेगा की जहाँ तक बात है, जो मुख्य इनकी समस्या है उसकी तरफ मैं जाना चाहूँगा कि इनके जीविको, जो हमारे यहाँ पीटीजी ग्रुप शहरी आदिवासी निवास करते हैं, इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन अगर कुछ है तो वो मूलतः मजदूरी है, लेबर है, रोज़गार है। इनको जो ज़मीनें कांग्रेस शासनकाल के समय वितरित की गई थी, उनके कब्जे आज तक नहीं दिए गए और जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं भी, उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ये लोग ज़मीन खेती कर नहीं पाते। राकेश दीक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि हम शिवलालपुर, एक गांव है इसी इलाके का जो सहरिया आदिवासियों का गांव है, वहाँ गए, हमने पता किया तो वहाँ पे सिर्फ 1 लड़की है जिसने मिडिल स्कूल तक पास किया है और 1 लड़का है शायद जिसने 10th पास किया है। और यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से विशेष तौर पर शहरिया आदिवासियों के लिए जब नौकरी का आवेदन मांगा जाता है तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, कि उसके लिए भी शिक्षा की ऐसी स्थिति है कि उसके लिए किसी सर्वे की शायद ज़रूरत नहीं है। वो पता चलता है इस तरह की घटनाओं से कि आवेदन ही नहीं मिल रहे हैं नौकरियों के लिए। इस आपके इलाके की बात करें तो क्या सहराना में प्राथमिक स्कूल सब में खुले हैं? यहाँ की भी स्थिति यही है साहब कि यहाँ से दूर है, जैसे मिडिल स्कूल है तो बच्चे यहाँ से वहाँ जा नहीं पाते हैं। इधर क्या है कि आर्थिक स्थिति इन लोगों की इतनी ख़राब है कि ये लोग अपने रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने जाते हैं या जंगल में जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और जब स्कूल जा नहीं पाएंगे तो बच्चों को भेजें कैसे ये, क्योंकि माँ बाप ही जब घर पर नहीं रह रहे हैं तो बच्चे अकेले जा नहीं पाते हैं।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इन्हीं के जगह पर स्कूल खोले जाएं तो इससे शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है और इनकी शिक्षा में सुधार हो सकता है। परेश धाकड़ जी, इन्होंने कहा कि मजदूरी लगातार, रामनिवास जी भी कह रहे हैं कि अगर कुपोषण से लड़ना है तो काम उपलब्ध कराना पड़ेगा। उसके लिए जब मजदूरी मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन हमें कई बस्तियों में ये भी सुनने के लिए मिला कि वो लकड़ी लेने के लिए जाते हैं जंगल में, वहाँ से लकड़ी लेके आते हैं, नाकेदार लकड़ी छीन लेते हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति केवल एक जंगल में इनके जाने पर प्रतिबंध नहीं, लकड़ी लाना पे प्रतिबंध नहीं, बल्कि इतना कर दिया है कि ये निश्चित रूप से किसी जगह जाकर के अपना घर नहीं बसा सकते। कि पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के द्वारा इनको आवास बनवाए जाते थे, अब उस योजना को ब्रैकेट करते हुए, बंद करते हुए, उसका ट्रांसफ़र करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से एक इसी योजना को चलाया गया है। उसमें जैसा कि बताया कि इतना बड़ा गांव होने के बाद ये जो आदिवासी बस्ती जहाँ हम बैठे हैं गोलीपुरा में, यहाँ 120 परिवार हैं। 80 परिवार अलग अलग डिवाइजेशन होकर के 120 परिवार जहाँ निवास करते हैं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में केवल एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना की जो 2011 में आर्थिक जनगणना की गणना की गई थी, उसमें केवल एक आदिवासी का नाम लिया गया। आपकी इसी बात के साथ, क्योंकि समय की सीमा है, हमें कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर कुपोषण और भूख की जो बड़ी समस्या है उसको लेकर कुछ कदम ज़रूर उठाए गए हैं, लेकिन निगरानी की भारी कमी है। आंगनबाड़ियों को जिस तरह से काम करना चाहिए या जितने फंड उनको मिलनी चाहिए, जिस तरह की बिल्डिंगें उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भूख को इस इलाके में मिटाना है तो रोज़गार के अवसर प्रदान करने होंगे और उसके लिए मनरेगा जैसी जो स्कीम है उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसमें पैसा देने की ज़रूरत है। इस उम्मीद के साथ कि राज्यसभा टीवी की इस छोटी सी कोशिश का कुछ असर होगा और शहरी आदिवासी भूख को हरा पाएंगे, आप सबसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।